भी साउथ इंडिया में हिंदी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मेट्रो स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस और पब्लिक स्पेसेस में से हिंदी के इंफॉर्मेशन को हटाए जा रहे हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ लैंग्वेज का इश्यू है या और कुछ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या होगा, मैंने मेंशन किया था आज भी। ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, सालों से चलता आ रहा है। इस कहानी का शुरुआत होता है 10 अगस्त 1937 को, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के सीएम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी लैंग्वेज को कंपल्सरी बनाया, जिसके कारण तमिलनाडु के लीडर पेरियार ने और उनके मूवमेंट ने इस रूल का जबरदस्त विद्रोह किया। उनका कहना ये था कि ये रूल कल्चरल इम्पोजिशन का एक पार्ट बन सकता है, जो कि तमिल कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ये कल्चरल इम्पोजिशन है क्या, उसे जानने से पहले हमें तमिल की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। लेकिन उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे भारत, हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि हमारे देश, हमारे भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो आप बोलोगे हिंदी। बट सॉरी टू से दैट India doesn't have any national language. According to the 8th schedule of Indian Constitution, India have 22 official languages. और आप बोलो, अगर हम 22 official languages में एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप से घोषणा कर दे, तो क्या ये बाकी 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रति अनफेयर नहीं होगा? तो इस कारण इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया का दो मेन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो कि है इंग्लिश और हिंदी। लेकिन इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तमिल एक एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कि 2000 से ज्यादा साल पुराना है। ये लैंग्वेज संगम लिटरेचर, पोएट्रीज, लैंग्वेजेस, डांस का एक वंडरफुल पार्ट है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि हिंदी इम्पोजिशन से इनके कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस हाईली इफेक्ट हो सकते हैं। ये कैसे, चलिए देखते हैं। बात बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। जब मोड ऑफ एजुकेशन हिंदी होगा, तब सारे बच्चे, तमिल के बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। इवन जो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होगा, वो हिंदी मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। तो हमेशा जब बच्चे हिंदी के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, तो वो साउथ इंडिया के कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया के कल्चर्स को ज्यादा जानेंगे, उन्हें ज्यादा समझेंगे। तो उस कारण उन्हें साउथ की कल्चर, साउथ के लैंग्वेज, साउथ की ट्रेडिशन डिफिकल्ट लगने लगेगा और नॉर्थ इंडिया के कल्चर्स ज्यादा इजी लगने लगेंगे। इस कारण साउथ इंडिया के कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, संस्कृत लैंग्वेज। हमारे भारत में संस्कृत को 3 तरीकों से पढ़ाया जाता है। एक, संस्कृत पढ़ाया ही नहीं जाता। एक, संस्कृत पढ़ाया तो जाता है लेकिन ऑप्शनल है। और एक, जब संस्कृत बहुत अच्छी तरह से कंपल्सरी की तरह पढ़ाया जाता है। जहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जाता है कंपल्सरी की तरह में, वहाँ के बच्चे अच्छे से संस्कृत लैंग्वेज को समझते हैं, उन्हें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगता और उनको भारत के सांस्कृतिक भाषाओं को, कल्चर्स को, ट्रेडिशन को अच्छे से पता होता है, क्योंकि भारत के कल्चर तो संस्कृत में ही है ना। लेकिन जिस जगह पर ऑप्शनल है, वहाँ के बच्चों को तो पता है कि संस्कृत पढ़कर फायदा है क्या, जबकि हमें आगे जाके संस्कृत को स्किप ही करना है, इसीलिए उनको संस्कृत डिफिकल्ट लगता है। और जहाँ पर संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता, उनको ये पता ही नहीं होता कि संस्कृत कैसा होता है, संस्कृत लैंग्वेज कैसा होता है। इसलिए उन लोगों को अच्छे से भारत की कल्चर, ट्रेडिशंस को पता नहीं होता। और ये सेम सिचुएशन है तमिलनाडु में भी और तमिल के लैंग्वेजेस में भी। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। तब एक भारी डिस्कशन चला कि हमारे भारत का मेन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज तो हो नहीं सकता। इस कारण डिबेट और डिस्कशन बहुत लंबे समय तक हुई, लेकिन कोई भी फाइनल रीजन नहीं निकल कर आया। इसलिए फाइनली डिसाइड किया गया कि इंडिया का मेन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15 साल के लिए रखा जाएगा, ताकि इन दोनों में रहने वाली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखा जाएगा। उसके बाद में
फाइनल मेन ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का डिसाइड किया जाएगा। साल था 1965, एग्जैक्टली 15 साल के बाद, जब ये डिसाइड करना था कि इंडिया का मेन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा। तब हिंदी को आगे लाया गया। तब एंटी हिंदूज गुस्सा हो गए। वो बोले कि क्यों हिंदी, इंग्लिश क्यों नहीं। इस कारण एक हाई स्केल प्रोटेस्ट हुआ एंड जिसको नाम दिया गया एंटी हिंदूज प्रोटेस्ट, जिसमें 1271 जन को अरेस्ट किया गया। साल था 1968, जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया, जो कि था इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, ताकि भारत का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। लेकिन तमिलनाडु को ये लगा कि ये हिंदी इंपोजिशन हो रहा है। इस कारण वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लाए, जो कि था इंग्लिश एंड तमिल, बट इसमें हिंदी नहीं था। साल आया 2020, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के द्वारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फिर से लाया गया, ताकि भारत का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। लेकिन इसको भी तमिलनाडु ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका बहुत सारे केसेस भी सामने को आ रहे हैं, जैसे कि एक बार एक बेंगलुरु का आदमी मेट्रो में लिखे हिंदी इंस्ट्रक्शन के ऊपर से स्टिकर हटा रहा था, जिसके कुछ दिन बाद वही आदमी माफी मांगते हुए नजर आता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस भी सामने को आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज का इश्यू नहीं है, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी का भी सवाल है। तमिलनाडु और अदर द्रविडियन स्टेट्स का ये कहना है कि अगर नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कंपल्सरी नहीं हो सकती, तो साउथ इंडिया में हिंदी क्यों? और इसके बारे में हमेशा से ही डिबेट चलती आ रही है। तमिलनाडु ने हमेशा से ही अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन को मेंटेन रखने के लिए विद्रोह किया है। तमिलनाडु के हिसाब से यूनिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम एक दूसरे को अपनी कल्चर मेंटेन रखने के लिए इंडिपेंडेंस दें, ना कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंपल्सरी बनाते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि एक कंट्री होने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक कंट्री होने के लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।